नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न संग्रह। प्रश्न संग्रह ये मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है अभी। मैंने आपको बोला था कि जब हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगी, यूनिट फर्स्ट क्या थी, शिक्षण अभिवृत्ति, उसके कंप्लीट होने के बाद हम एक क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे। ये वही सीरीज़ है। यहाँ पर हम कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए, जो कि जून में होने वाली है, और साथ ही साथ जो जून के बाद दिसंबर में होगी, फिर उसके बाद 2026 में होने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लगातार इस क्लास में बने रहिएगा। ये क्लास हो सकता है लंबी हो जाए, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, 2020, 21, 22 और उसके बाद के अभी तक के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आई होप आप सब लोग वीडियो पूरी देखेंगे, क्योंकि अब काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड रखा हुआ है। आपको 5 सेकंड के अंदर ही उत्तर देना है, ठीक है, और उसके बाद मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज हमारी क्लास में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सभी को विजुअल है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ये नेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर बताइए। पहला है विषय की गहन जानकारी, दूसरा है छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता, तीसरा है समय प्रबंधन कौशल, चौथा है परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना। 5 सेकंड आपके पास है साथियों, वो 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके अभी। 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा साथियों आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी, ठीक है। क्या लिखा गया है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है शिक्षक का, छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता। मतलब कि कोई भी कितना भी कमज़ोर छात्र हो, वो टीचर जो छात्रों के अंदर जोश ला दे कि आप ये कर सकते हैं, आप परीक्षा में पास हो सकते हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। असली शिक्षक वही होगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ था जहाँ पर मैंने क्लास ली हुई थी। तो इस सारी क्लासेस की लिंक मैंने यहाँ पर पिन कर दी हुई है अपने कमेंट सेक्शन में, आप जा कर के वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने रख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण सहायक सामग्री का क्या उद्देश्य है। ये MP सेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है इसका ऑप्शन शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, तीसरा है समय बचाना, चौथा है पाठ्यक्रम को सरल बनाना। 5 सेकंड आपके पास है। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री। कौन सी सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब कि जो शिक्षण प्रणाली को क्या बनाती है, सफल बनाती है, वो वाली सामग्री। उसका उद्देश्य क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है शिक्षण सहायक प्रणाली का, यही होता है कि कितना एक्साइटमेंट रहे हमारी क्लास में, कितना एक्साइटेड रहे बच्चे उस क्लास को लेकर के। ये होता है शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, समूह चर्चा का मुख्य लाभ क्या है, ग्रुप डिस्कशन। ये कब पूछा गया था, स्टेट सेट 2020 में। ठीक है, स्टेट सेट मतलब ये MP सेट में भी पूछा गया था, साथ ही साथ महाराष्ट्र सेट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्टेट सेट लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहला समय प्रबंधन, दूसरा है छात्र की भागीदारी, तीसरा है शिक्षक का समय बचाना, चौथा है पाठ्यक्रम समाप्त करना। समूह चर्चा का डिस्कशन क्या होता है। चलिए आपके पास 5 सेकंड है। 1, 2, 3, 4, 5। तो अब मैं इसका उत्तर बताता हूँ। सही उत्तर होगा इसका बी नंबर, छात्र की भागीदारी। तो ग्रुप डिस्कशन होता कहाँ है, जहाँ पर छात्रों का संग्रह होगा, जहाँ पर 4 से 5 विद्यार्थी बैठे होंगे, वहीं पर ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हो सकता है आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, क्योंकि पानी गिर रहा है इसलिए ये आवाज़ आ रही है, मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण में उद्देश्यों की स्पष्टता का क्या महत्व है। ये नेट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं ध्यान से। शिक्षण में उद्देश्यों की स्पष्टता का क्या अर्थ है या क्या महत्व है। चलिए आगे इसका ऑप्शन देखते हैं। यह शिक्षकों के कार्यभार को कम करता है, यह शिक्षार्थियों को दिशा देता है, यह केवल औपचारिकता है, यह पाठ्यक्रम को सरल बनाता है। आपके पास 5 सेकंड है साथियों, उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है साथियों बी। कौन सा है? बी। यह शिक्षार्थियों को दिशा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये MP सेट 2019 में पूछा गया था। क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट कक्षाएं किसके लिए उपयोगी हैं। स्मार्ट क्लासेस किसके लिए उपयोगी हैं? तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए, शिक्षकों को आराम देने के लिए, छात्रों की दक्षता बढ़ाने के लिए, केवल उच्च वर्ग के लिए। आपके पास 5 सेकंड है साथियों, उत्तर दीजिए इसका। फर्स्ट, तो साथियों आई होप कि आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा और टिक कर लिया होगा। तो मैं आप बताता हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा साथियों सी नंबर। देखिए, देखने में तो ऐसा लग रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, है ना, तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए। बट इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? राइट आंसर हो रहा है सी नंबर, छात्रों की दक्षता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट कक्षाएं यूज़ कब की जाती हैं, जब आप ये समझ जाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर छात्रों की दक्षता को बढ़ाना क्यों है। स्मार्ट क्लासेस कब यूज़ की जा रही हैं? जब इनके पास कोई और उपकरण नहीं बच रहा है, मतलब पढ़ाने के सारी विधियां फेल हो जाती है, तो फिर ये स्मार्ट क्लासेस का यूज़ किया जाता है कि हो सकता है बच्चा एक बड़ी स्क्रीन में देखेगा जब उसको, तो समझ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अधिगम की प्रक्रिया में स्वप्रेरणा, इंट्रिसिनिक मोटिवेशन का क्या महत्व है। ये कब पूछा गया था? 2021 में नेट में। तो पहला है ऑप्शन, बाहरी पुरस्कार के लिए प्रेरित करना। दूसरा है आत्मनिर्भरता बढ़ाना। तीसरा है शिक्षकों पर निर्भरता बढ़ाना। चौथा है केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। चलिए मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। आई होप आप सब लोगों ने राइट आंसर ढूंढ लिया होगा। चलिए आगे मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, आंसर नंबर बी। क्या होगा? आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ठीक है, देखो अधिगम का मतलब ही क्या है, अधिगम का मैंने जब पूरा विस्तार से बताया था आपको मतलब, तो आप पता चल जाएगा आपको, वहाँ से सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि अधिगम में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना क्यों होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये सेट में पूछा गया था 2018 में। क्या लिखा गया है? वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन अधिगम में कैसे सहायक है। ठीक है, फिर से अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थी को विषय वस्तु समझने में मदद करता है। दूसरा है केवल पाठ्यक्रम को सरल बनाता है। तीसरा है केवल परीक्षा की तैयारी में मदद करता है। चौथा है शिक्षकों के लिए कार्यभार कम करता है। 5 सेकंड तक मैं काउंट करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए आइए राइट आंसर देखते हैं इसका क्या है। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु समझने में मदद करता है। ठीक है, वर्गीकरण तो कैटेगराइजेशन इसीलिए तो है कि हम उस सिलेबस को और उस सिलेबस की जो पाठ्यक्रम है उसको समझ सकें, बस सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 MP सेट में पूछा गया था 2017 में। क्या लिखा हुआ है? प्रेरणा का शिक्षक में मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को अनुशासन सिखाता है, अधिगम में रुचि उत्पन्न करता है, शिक्षकों का कार्य आसान बनाता है, और अगला देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। ठीक है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड तक आपके पास टाइम है। 1, 2,
3 4 5। आई होप आप सब लोगों ने आंसर चूज़ कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो आंसर नंबर बी, अधिगम में रुचि उत्पन्न करता है। तो प्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है, क्या करता है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? प्रेरणा का शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब कि जो मोटिवेशन है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है शिक्षण प्रणाली में? तो यहाँ पर देखिए लिखा है छात्रों को अनुशासन सिखाना, ये तो अधिगम के अंदर ही आ जाता है ना। दूसरा है, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा लिखा हुआ है शिक्षकों का कार्य आसान बनाता है, ये बिल्कुल, ये भी सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे सही कौन सा आंसर हो रहा है? सबसे सही है इसका बी, अधिगम में रुचि उत्पन्न करता है। मोटिवेशन मिलते ही ना बच्चा हर एक फील्ड पर अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 का पूछा गया था 2018 के नेट में। क्या लिखा हुआ है? कौन सी विधि छात्रों को समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करती है? अब देखिए, अगर इसका आप लोगों ने ट्रांसलेशन कर लिया इंग्लिश में तो आपको मिल ही जाएगा, समस्या समाधान कौशल, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या फिर प्रॉब्लम बेस्ड स्किल को कौन डेवलप करेगा? तो समस्या आधारित शिक्षण ही विकसित करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का पूछा गया था 2019 के सेट में। तो लिखा हुआ है कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आप लोग पढ़िए, 5 सेकंड देता है, मैं न दूंगा क्योंकि पढ़ते ही इसका आंसर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5। आई होप आप सब लोगों ने आंसर ढूंढ लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, ठीक है, आंसर नंबर बी, छात्रों को समझना और उनका मार्गदर्शन करना, ठीक है। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा? लिखा हुआ है सफल शिक्षण का मुख्य संकेत क्या है? छात्रों का अच्छे अंक प्राप्त करना, छात्रों का रुचि और सहभागिता दिखाना, पाठ्यक्रम का समय पर समाप्त होना, शिक्षक का अनुशासन बनाए रखना। ये कब पूछा गया था? नेट 2020 में। चलिए आइए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5। चलिए आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा आंसर बी। कौन सा होगा? आंसर बी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? छात्रों का रुचि और सहभागिता दिखाना। सफल शिक्षण का मुख्य संकेत क्या है? कि छात्र जो है वो रुचि ले रहे हैं और उनकी पार्टिसिपेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कब पूछा गया था? 2018 के सेट में, एमपी सेट में, ठीक है। लिखा हुआ है प्रभावी शिक्षण में प्रभावी शिक्षण में प्रश्न पूछने की क्या भूमिका है? छात्रों को अनुशासित रखने के लिए, छात्रों की समझ का मूल्यांकन करने के लिए, छात्रों को डराने के लिए, केवल औपचारिकता के लिए। तो 5 सेकंड है आपके पास साथियों, चलिए आंसर बताइए। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए आइए आंसर बताते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? प्रभावी शिक्षण में प्रश्न पूछना, मतलब क्वेश्चन आर, जो क्वेश्चन होता है वो क्यों किया जाता है? तो सीधा सा आंसर इसका क्या मिल रहा है हमको? मूल्यांकन करने के लिए, क्योंकि प्रश्न पूछ करके हम बच्चे का मूल्यांकन ही तो कर रहे हैं, कितना बच्चे से आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर बी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, ये कब पूछा गया था? स्टेट सेट 2020 में। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा मूल्यांकन छात्रों को व्यक्तिगत प्रगति का सतत आकलन करता है? अब मूल्यांकन की पद्धतियाँ दी हुई है नीचे, उनमें से बताना है कि कौन सा जो मूल्यांकन की पद्धति है वो छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति का आकलन कर सकती है, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला आंतरिक मूल्यांकन, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा है संपूर्ण मूल्यांकन, तीसरा है प्रारंभिक मूल्यांकन, चौथा है बाहरी मूल्यांकन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति का आकलन कौन करता है, ठीक है। ये रहा ऑप्शन, आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए ये राइट आंसर इसका क्या होगा? जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट, मतलब जिसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके द्वारा ही बच्चे की व्यक्तिगत जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जा सकता है?
रिकॉर्ड किया जा सकता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है हमारा, विविध शिक्षण विधियाँ, डाइवर्स टीचिंग मॉडल्स क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? नेट 2019 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है इसका, पाठ्यक्रम को जटिल बनाने के लिए, अलग अलग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तीसरा है शिक्षकों के लिए कार्यभार बढ़ाने के लिए, चौथा है केवल परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए। ठीक है, 14 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आइए जल्दी से आप लोग काउंट करिए, मैं भी काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आंसर नंबर बी। क्या होगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, विविध शिक्षण प्रणालियाँ, डाइवर्स टीचिंग मॉडल क्यों आवश्यक है? तो अलग अलग शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए। ये मैंने जब आपको शिक्षण की विधियाँ जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि विधियों को चेंज क्यों कर रहे हैं। चेंज करने का मतलब क्या हो रहा है? क्योंकि शिक्षार्थी को समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, तो इसीलिए विधियों को चेंज कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 15 नंबर, कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? ये एमपी सेट 2000 का पूछा गया था 17 में। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है कठोर अनुशासन लागू करने के लिए, दूसरा है सहयोगात्मक और प्रेरक वातावरण बनाने के लिए, तीसरा है छात्रों को दंड देकर, चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देकर। मैं 5 सेकंड तक काउंट करता हूँ, आप लोग आंसर कीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका आंसर नंबर बी। ठीक है, सकारात्मक वातावरण से होगा क्या? ठीक है, किस प्रकार का निर्माण किया जा सकता है कक्षा में? तो सहयोगात्मक और प्रेरक वातावरण बना करके। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे, मेरी क्लास लिए होंगे या फिर कहीं और से भी पढ़े होंगे तो आप लोगों से यह क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, शिक्षण की प्रक्रिया में किसका महत्व अधिक है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, शिक्षण की प्रक्रिया में किसका महत्व अधिक है? महत्व तो बहुत सारे हैं और ये सारे महत्व हो सकता है सही भी हों। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है वो आपको ढूंढना है। ये कब पूछा गया था? नेट 2018 में। ए नंबर है शिक्षार्थियों के आवश्यकताओं को समझना, बी नंबर है विषय वस्तु पर ध्यान देना, सी नंबर है केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा? ए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, समझाने में थोड़ा टाइम जाता है, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम। लिखा हुआ है स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी का क्या महत्व है? ठीक है, ये एमपी सेट में पूछा गया था। यह केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, पहला। दूसरा, यह छात्रों की स्वायत्तता बढ़ाता है। तीसरा है यह शिक्षकों का कार्यभार कम करता है। फिर उसके बाद चौथा नंबर है ये रहा, यह केवल परीक्षा की तैयारी के लिए है। तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर है इसका आंसर नंबर बी, यह छात्रों की स्वायत्तता बढ़ाता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी से क्या होगा? छात्रों की जो स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, ठीक है, ऑटोनॉमस उनकी जो स्किल्स है, उनकी खुद की व्यक्तिगत विकास करेंगे वो अपने आप को, और अपने आप ही मूल्यांकन कर लेंगे। तो उनका यही हो रहा है, स्वायत्तता बढ़ रही है, वो सेल्फ डिपेंडेंसी जो आ रही है उनके अंदर वो बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या है? ये रहा, ये कब पूछा गया था? एमपी सेट 2018 में। ठीक है, प्रभावी शिक्षण के लिए दृश्य सहायता, विजुअल एड्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बताइए। आंसर है इसका पहला है समय बचाने के लिए, बी नंबर है शिक्षण को अधिक आकर्षक और स्पष्ट बनाने के लिए, सी नंबर है शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए रखने के लिए, फिर है केवल औपचारिकता के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग ढूंढिए, 5 सेकंड आपके पास है। 1 2 3 4 5। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आप सब लोगों ने ढूंढ लिया ना? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, जो बड़ा दिख रहा है उसी पर टिक कर दीजिए आंख बंद करके। क्या लिखा हुआ है?
शिक्षण को अधिक आकर्षण और स्पष्ट बनाने के लिए विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम से क्वेश्चन आ गया है, 2021 में पूछा गया था, नेट के 2021 में। क्या लिखा हुआ है? अधिगम सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत अनुभव आधारित अधिगम पर जोर देता है? तो पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा है रचनावादी सिद्धांत, चौथा है केवल व्याख्यान आधारित सिद्धांत। आपके पास 5 सेकंड है, आंसर ढूंढिए इसका। 1 2 3 4 5। ठीक है, राइट आंसर ढूंढ लिया ना आप लोगों ने? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर सी। ठीक है, रचनावादी सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, कब पूछा गया था? सेट 2020 में। तो वो लिखा हुआ है, शिक्षकों का कार्यभार मैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने लगा। क्या लिखा हुआ है? शिक्षण में नवाचार क्या महत्व है? नवाचार का क्या महत्व है? शिक्षण में नवाचार का क्या महत्व है? तो ऑप्शन है आपका, ए नंबर है शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाने के लिए, बी नंबर है छात्रों की रचनात्मकता और रुचि बढ़ाने के लिए, सी नंबर है पाठ्यक्रम को कठिन बनाने के लिए, डी नंबर है केवल उच्च शिक्षा के लिए। तो चलिए जल्दी से आंसर ढूंढिए आप लोग, 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। तो आप लोगों ने आंसर ढूंढ लिया ना? हाँ, वही जो सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बी। आंसर इसका क्या होगा? बी। छात्रों की रचनात्मकता और रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षण में नवाचार लाना जरूरी है, ताकि छात्र जिनका मन पढ़ाई से ऊब रहा है, पढ़ाई से उठ रहा है, तो उनको फिर से पढ़ाई में लौटाने के लिए नवाचार लाइए, प्रणालियों को चेंज करिए, मेथड को चेंज करिए, ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाइए। ठीक है, मूक्स जैसी संस्थाओं का यूज़ कीजिए, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, उनकी जो रुचि है बच्चों की अपने आप पढ़ाई में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2022 का एक क्वेश्चन आ गया, नेट 2022 में पूछा गया था ये। ठीक है, 21 प्रश्न, एक शिक्षक के लिए संभावित संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? एक शिक्षक के लिए, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर काट दीजिए इसको। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक शिक्षक के लिए प्रभावी संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? पहला है विषय की गहन जानकारी, दूसरा है शिक्षार्थियों की समझ, तीसरा है उच्चारण की स्पष्टता, चौथा है शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। आप लोगों ने राइट आंसर ढूंढ लिया, तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, शिक्षार्थियों की समझ के लिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये 2023 में पूछा गया था, बढ़िया है, गजब। चलिए आ जाइए, शानदार क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है? ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गई है मुझसे, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, इसको मत पढ़िएगा। चलिए, अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है, ये कब पूछा गया था? एमपी सेट 2023 में। पहला ऑप्शन है आपके पास, यह छात्रों की रुचि बढ़ाती है, यह शिक्षकों के कार्य को सरल बनाती है, यह पाठ्यक्रम को छोटा करती है, और चौथा है यह परीक्षा के अंक बढ़ाती है। आपके पास 5 सेकंड हैं। ठीक है, पहला है 1 2 3 4 5। आप लोगों ने आंसर ढूंढ लिया ना? चलिए आ जाइए। तो प्रेरणा का क्या महत्व है? छात्रों की रुचि बढ़ाएगी। इसका राइट आंसर क्या है? छात्रों की रुचि बढ़ाएगी। ध्यान दीजिएगा, प्रेरणा के कारण इसका जो आंसर है वो बदल भी जाता है, लेकिन अधिगम में जुड़ गया ना। अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो अधिगम में प्रेरणा मिलने से क्या हो रहा है? बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका वैसे तो आंसर क्या होता है यदि इसमें अधिगम ना होता? प्रेरणा का क्या महत्व है? तो इससे क्या होता कि परीक्षा में अंक बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रेरणा मिलती है तो बच्चे मोटिवेट होकर के और ज़्यादा पढ़ाई करके परीक्षा में अंक ला लेते हैं। लेकिन अधिगम में क्या मतलब होता है? ये छात्रों की रुचि बढ़ाती है, केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं, पढ़ाई के बाहर के सारी चीज़ों में। ठीक है, उनकी फिजिकल एजुकेशन में भी और मेंटल एजुकेशन में भी, हर जगह में रुचि बढ़ा रही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है? समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, देखिए ना, 2019 में पूछा गया था, फिर से आ गया समूह चर्चा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये आगे भी आ सकता है। तो क्या लिखा हुआ है? छात्रों को सक्रिय बनाना, दूसरा है समय व्यतीत करना, तीसरा है शिक्षक का कार्यभार कम करना,
चौथा है पाठ्यक्रम समाप्त करना। यदि आप लोगों ने ऊपर आंसर देखा होगा तो आंसर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। तो हाँ, आप लोगों ने सही सोचा है, वही आंसर इसका जो पहले था, छात्रों को सक्रिय बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कब पूछा गया था? नेट 2023 में। बढ़िया है, धांसू क्वेश्चन है, आ जाइए। प्रभावी शिक्षण के लिए प्रतिक्रिया फीडबैक का क्या महत्व है? क्या क्वेश्चन आया है, बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पास, यह शिक्षार्थियों की प्रगति को मापता है, यह शिक्षकों की सैलरी बढ़ाता है, यह प्रशासनिक कार्यों में सहायक है, यह परीक्षा परिणाम सुधारता है। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर आप लोगों ने ढूंढ लिया ना? हाँ, वही जो सबसे बड़ा दिख रहा है, पहला नंबर, ठीक है। सही आंसर इसका क्या है? ए नंबर। यह शिक्षार्थियों की प्रगति को मापता है, फीडबैक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, वाह, 2024 में पूछा गया था, वो भी एमपी सेट में। गजब। देखिए 2024 में, इसके लिए मैंने, इसीलिए इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का। आप जब लोग वहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन के स्तर, पाठ्यक्रम विकास, कक्षा प्रबंधन। तो आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर होगा इसका मूल्यांकन के स्तर। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? मूल्यांकन के स्तर दिए हुए हैं, ठीक है। मूल्यांकन के स्तर, किस किस स्तर में बच्चे हो सकते हैं, किस किस स्तर में उनको मापा जाता है। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, फुल वीडियो भी मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26 लिखा हुआ है, समस्या आधारित अधिगम, प्रॉब्लम बेस्ड आ गया, का मुख्य लाभ क्या है? ये एमपी सेट 2000 स्टेट सेट 2023 में पूछा गया था, ठीक है। मुझे याद नहीं कितने पूछा गया है, पर कहीं ना कहीं तो पूछा ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। दूसरा है, यह समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। तीसरा है, यह केवल मेधावी छात्रों के लिए है। चौथा, यह शिक्षकों के लिए आसान है। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप लोग इसका आंसर ढूंढिए। बस प्रश्न फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? यह समस्या समाधान कौशल विकसित कर। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का मतलब ही है कि यदि प्रॉब्लम नहीं है तो उस मेथड का यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम है तभी हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में पूछा गया नेट में, वाह। क्या लिखा हुआ है? निर्देशनात्मक शिक्षण, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मुख्य लक्षण क्या है? लक्षण बताना है आपको, ठीक है। संकेत, पहला लिखा हुआ है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समूह गतिविधियाँ। चौथा है परियोजना कार्य। आपके पास ऑप्शन है, समय है 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक केंद्रित। चलिए आइए हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? एमपी सेट 2023 में। सहयोगात्मक अधिगम का उद्देश्य क्या है? कोलैबोरेशन लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ऑप्शन है छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन है समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित करता है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। चौथा है केवल परीक्षा की तैयारी करवाता है। आपके पास 5 सेकंड है, मैं जल्दी से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, जो सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 29। प्रश्न नंबर 29, मिश्रित अधिगम, ब्लेंडेड लर्निंग में क्या सम्मिलित होता है? 2024 में पूछा गया, ठीक है। केवल ऑनलाइन शिक्षण, केवल ऑफलाइन शिक्षण, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का मिश्रण,
स्व अध्ययन मिश्रित लिखा ही हुआ है, तो ठीक है, जिसमें मिश्रण है उसी में क्या कर दीजिए, आँख बूंद करके टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर। नेक्स्ट है 30 नंबर, 2023 में पूछा गया था, निर्देशनात्मक उद्देश्यों का क्या महत्व है, इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव्स का क्या महत्व है। यह शिक्षण की दिशा निर्धारित करते हैं। दूसरा है यह केवल प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं। तीसरा है यह छात्रों के लिए अनावश्यक हैं। चौथा है यह पाठ्यक्रम को जटिल बनाते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो, राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, यह शिक्षण की दिशा निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेट 2022 में पूछा गया, बढ़िया शानदार क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं साथियों। आ जाइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रभावी शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का क्या उपयोग है। शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, शिक्षकों का समय बचाना, शिक्षण प्रक्रिया को कठिन बनाना, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो आपके पास 5 सेकंड है, 1 2 3 4 और 5। तो इसका राइट आंसर है साथियों, शिक्षार्थियों को ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट देखते हैं 32, एमपी सेट 2023 में पूछा गया है, समूह कार्य ग्रुप वर्क या अधिगम में किस प्रकार सहायक है। यह केवल मेधावी छात्रों के लिए उपयोगी है, यह टीम वर्क और कौशल विकसित करता है, यह केवल समय बचाने के लिए है, यह शिक्षकों का कार्यभार कम करता है। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड है, 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टीम वर्क। ठीक है, ये रहा, यह टीम वर्क का कौशल विकसित करता है। नेक्स्ट है, इसका एमपी सेट कब पूछा गया है, ये 2024 में। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में शब्द चित्र कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग क्यों किया जाता है, रीजन बताना है। तो पहला है विषय की संरचना को स्पष्ट करने के लिए, दूसरा है केवल शिक्षकों के लिए, तीसरा है पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए, चौथा है छात्रों को अनुशासित रखने के लिए। ठीक है साथियों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 5 सेकंड है आपके पास, 1 2 3 4 5। तो पहला ही आंसर इसका सही है, संरचना को समझना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विषय की संरचना को स्पष्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नैतिक शिक्षा का मॉरल एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, नेट 2023 में पूछा गया है। तो लिखा हुआ है, छात्रों में मूल्य और नैतिकता विकसित करना, केवल धार्मिक ज्ञान देना, छात्रों को अनुशासित बनाना, और चौथा है शिक्षकों का कार्यभार कम करना। ठीक है, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो आपके पास 5 सेकंड है, 1 2 3 4 5। इसका राइट आंसर क्या हो, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, छात्रों में मूल और नैतिकता विकसित करना। तो कितने ईजी आ रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। एमपी सेट 2022 में पूछा गया था, डिजिटल शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है। यह केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी है, यह शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन में मदद करता है, यह केवल तकनीकी छात्रों के लिए है, यह समय व्यतीत करने के लिए है। आपके पास 5 सेकंड है, 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या है, सबसे बड़ा वाला भाई, ये रहा, यह शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन में मदद करता है। नेक्स्ट है, अधिगम में सक्रिय भागीदारी एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है, यह शिक्षकों के लिए सुविधाजनक है, यह छात्रों के लिए समझ बढ़ाता है, यह पाठ्यक्रम को सरल बनाता है, यह केवल औपचारिकता है। आपके पास 5 सेकंड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर बी, यह छात्रों की समझ बढ़ाता है। एक्टिव पार्टिसिपेंसी से क्या होगा, बस छात्रों की समझ बढ़ेगी। नेक्स्ट आ गया हमारे सामने, निर्देशात्मक उद्देश्यों इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव का आकलन कैसे किया जाता है। केवल परीक्षा परिणाम के आधार पर, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन और व्यवहार के माध्यम से,
शिक्षकों की उपस्थिति के माध्यम से, पाठ्यक्रम की लंबाई के आधार पर। 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। चलिए ये इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है सबसे बड़ा वाला आंसर नंबर बी, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन और व्यवहार के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है 38 नंबर, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। का उद्देश्य क्या है? केवल विशेष छात्रों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। चलिए ये तो 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, ठीक है। सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। लिखा है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। एक और क्वेश्चन आ गया उसके ऊपर। क्या लिखा हुआ है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कौन सा स्तर सर्वोच्च है? तो जब आप इसको पढ़े होंगे तभी तो ये बनेगा, ठीक है। पहला है स्मृति, दूसरा है समझ, तीसरा है मूल्यांकन, चौथा है सृजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर है इसका सृजन। ये सब होने के बाद लास्ट में क्या होता है? सृजन होता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न 40, शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि, फीडबैक का क्या महत्व है? ठीक है, फीडबैक का ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। यह छात्रों की प्रगति को सुधारता है, यह शिक्षकों की अधिक कार्य देता है, यह केवल औपचारिकता के लिए है, यह पाठ्यक्रम की जटिलता को बढ़ाता है। तो आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों आंसर नंबर ए, ये छात्रों की प्रगति को सुधारता है, ये छात्रों की प्रगति को सुधारता है, ठीक है। चलिए 41 पढ़ते हैं। ये नेट 2023 में पूछा गया था। लिखा हुआ है शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को अच्छे अंक दिलाना। ऑब्जेक्टिव बी है, छात्रों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करना। तीसरा है शिक्षकों का कार्यभार कम करना। चौथा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। चलिए ये इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, सबसे बड़ा वाला, ठीक है। क्या होगा? आंसर नंबर बी। क्या लिखा है? छात्रों में ज्ञान और कौशल और मूल्यों का विकास करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अनौपचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल एजुकेशन की प्रमुख विशेषता क्या है? यह किसी भी निश्चित पाठ्यक्रम का पालन नहीं करता है, यह स्कूल आधारित होता है, यह केवल परीक्षा परिणाम पर निर्भर करता है, यह शिक्षकों के लिए अनिवार्य होता है। तो चलिए आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आंसर नंबर ए, सबसे बड़ा वाला, ठीक है। तो यह किसी भी निश्चित पाठ्यक्रम का पालन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी तरफ। 43 क्वेश्चन नंबर क्या है? कौन सी शिक्षण विधि प्रेरणा, मोटिवेशन को सबसे अधिक बढ़ावा देती है? ये कब पूछा गया था? स्टेट सेट 2023 में, ठीक है। कौन सी शिक्षण विधि प्रेरणा को बढ़ावा देती है? तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण, याद करने की विधि। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। देख लिया ना आप लोगों ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आंसर नंबर 20, समस्या समाधान विधि, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। ये लिखा हुआ है ना प्रेरणा, तो प्रेरणा कहाँ से मिलेगा उनको? समस्या समाधान विधि से। चलिए 44, ऑनलाइन शिक्षण के प्रमुख लाभ क्या हैं? यह छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक है, यह शिक्षकों के लिए महंगा है, यह केवल औपचारिकता के लिए है, यह कक्षा की आवश्यकता को समाप्त करता है, ठीक है। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4
5। ठीक है, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए क्या लिखा हुआ है? यह छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इवैल्यूएशन क्या लिखा हुआ है? मूल्यांकन इवैल्यूएशन में कौन सा दृष्टिकोण छात्र केंद्रित है? एमपी सेट 2023 में पूछा गया है। पहला है ऑप्शन फॉर्मेटिव मूल्यांकन, समेटिव मूल्यांकन, समेटिव होता है, ठीक है, बाहरी मूल्यांकन और परीक्षा आधारित मूल्यांकन। 5 सेकंड आपके पास। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी बनेगा, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। और ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, जा करके आप पढ़ सकते हैं हमारी क्लास में। ठीक है, मैंने पिन कर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, समानता आधारित शिक्षा इक्वलिटी बेस्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मेधावी छात्रों का विकास हो, ये तो गलत ही हो गया। सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, विशेष छात्रों को अलग करना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। इसका राइट आंसर है सबसे बड़ा वाला। ठीक है, काफ़ी अच्छा आइडिया है ना। सबसे बड़ा जो होता है अक्सर वही सही होता है, और इसमें तो माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो सबसे बड़ा जो दिखाई दे उसी में लगा दीजिए। नेक्स्ट है, कौन सी रणनीति समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ठीक है, कौन सी रणनीति समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव, ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर से पूछा जा रहा है यहाँ पर, 2023 में पूछा गया है नेट में। केवल विशेष छात्रों का पर ध्यान देना, सभी छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, और 2 और हैं, औपचारिक शिक्षा पर बल देना, केवल रटने पर ध्यान देना। तो आई होप आप सब लोगों ने इसका आंसर टिक ही कर लिया होगा। ठीक है, सबसे बड़ा वाला वही, सभी छात्रों को आवश्यकता को ध्यान में रखना। इंक्लूसिव समावेशी मतलब सबको साथ में लेकर के चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग, किस पर आधारित है? तो ऑप्शन है आपके पास अनुभव और समझ पर, बी नंबर है रटने पर, सी नंबर है अनुशासन पर, सी नंबर है शिक्षक आधारित निर्देशों पर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आप लोग टिक करिए। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सबसे बड़ा वाला नहीं होगा, ठीक है, पहला होगा, ए नंबर। हमेशा बड़ा वाला सही नहीं होता है। क्या लिखा है? अनुभव और समझ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न, कौन सा अधिगम सिद्धांत समस्या समाधान को प्राथमिकता देता है? ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देता है। तो लिखा हुआ है व्यवहारिकवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, पारंपरिक सिद्धांत। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ये रहा आपका राइट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है, आंतरिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य, पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन है आपके पास, शिक्षार्थियों की सतत प्रगति का आकलन करना, परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना, पाठ्यक्रम समाप्त करना, केवल औपचारिकता पूरा करना। आपके पास 5 सेकंड है। ठीक है, 1 2 3 4 5। आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से आंसर दिया होगा, क्योंकि ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसके बाद मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, सबसे बड़ा वाला। चलिए, क्या लिखा है? शिक्षार्थियों की सतत प्रगति का मूल्यांकन या फिर आकलन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? आगामी 2025 की परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न। तो 2025 में जो जून में अभी होने वाली है वो तो है ही, उसके बाद भी ये काम में आने वाला है। ठीक है साथियों, चलिए आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ए नंबर शिक्षार्थी,
बी नंबर पाठ्यक्रम, सी नंबर परीक्षा, डी नंबर शिक्षण सामग्री। क्वेश्चन क्या है, प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, एलिमेंट। ठीक है, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, परीक्षा या फिर शिक्षण सामग्री। 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर शिक्षार्थी। बिना शिक्षार्थी तो शिक्षक कुछ सिखाएगा किसे। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग में शिक्षार्थी की भूमिका क्या होती है। तो अभी हम इसको ऊपर पढ़ के ही आए हैं, आप लोग जल्दी से देखिए। पहला लिखा हुआ है केवल सुनने की, समस्याओं को हल करने की, निष्क्रिय भागीदारी की, केवल लिखने की। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा वाला, वही ट्रिक से सबसे बड़ा वाला, समस्याओं को हल करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 5 सेकंड है। शिक्षार्थियों की प्रगति का आकलन करना, शिक्षकों का कार्यभार कम करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षा को औपचारिक बनाना। ऑप्शन आपके स्टार्ट होते हैं, टाइम आपका 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए नंबर सबसे बड़ा वाला, शिक्षार्थियों की प्रगति का आकलन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शिक्षण में फीडबैक का उपयोग किस लिए किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए, छात्रों को सजा देने के लिए, पाठ्यक्रम बदलने के लिए, समय बचाने के लिए। तो इसका तो आंसर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आंख बूंद के लगा देंगे पहला, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लेंगे। बाकी सब आंसर तो इसके गलत ही लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल विशेष बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता है, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करता है, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, पाठ्यक्रम समाप्त करना। फिर से वही बात है, इसका मैंने बताया समावेशी का मतलब ये होता है सभी को साथ में लेकर के चलना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, उद्देशात्मक विधि लेक्चर मेथड किसके लिए उपयुक्त है। बड़े समूह के लिए, छोटे समूह के लिए, व्यक्तिगत शिक्षा के लिए, व्यवहारिक कार्य के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। तो लेक्चर कब दिया जाता है, कॉलेजों में जहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ा सेमिनार चल रहा होता है। ठीक है, तो बड़े समूह के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न कौन सी विधि अधिगम को रोचक और प्रभावी बनाती है। तो पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, रटने की विधि, अनुशासनात्मक विधि। आपके पास ऑप्शन है 5 सेकंड का, 1 2 3 4 5। इसका राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, निर्देशात्मक उद्देश्यों को कैसे मापा जाता है। पहला है परीक्षा परिणाम के आधार पर, दूसरा है छात्रों के व्यवहार और प्रदर्शन के माध्यम से, तीसरा है पाठ्यक्रम की जरूरत के आधार पर, चौथा है शिक्षकों की उपस्थिति के आधार पर। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा वाला, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सृजनात्मक स्तर क्रिएटिव लेवल का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। नई जानकारी का निर्माण करना, पुरानी जानकारी को याद कराना, ज्ञान का मूल्यांकन करना, जानकारी का विश्लेषण करना। ठीक है, आपके ऑप्शन शुरू होते हैं अब। 1 2 3 4 और 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, नई जानकारी का निर्माण करना। ठीक है, इसके लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्मृति मेमोरी किस प्रकार की प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है या फिर भावनात्मक प्रक्रिया या फिर सामाजिक प्रक्रिया या फिर व्यवहारात्मक प्रक्रिया। किस प्रकार की प्रक्रिया है स्मृति। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या है, पहला ही, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, शिक्षण में अधिगम संसाधन केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है केवल पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के कौशल को विकसित करना,
तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। चौथा है छात्रों और शिक्षकों को सहायता प्रदान करना। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। साथियों इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर डी, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, छात्रों और शिक्षकों को सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारे पास समूह चर्चा विधि का मुख्य लाभ क्या है? ग्रुप डिस्कशन का प्रमुख लाभ क्या है? छात्रों में अनुशासन की वृद्धि, छात्रों में नेतृत्व कौशल का विकास, केवल शिक्षकों की भागीदारी, पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा करना। आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। इसका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा वाला, छात्रों में नेतृत्व कौशल का विकास, आंसर नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न लिखा हुआ है निर्देशात्मक रणनीतियाँ किस पर निर्भर करती हैं? पहला है ऑप्शन है पाठ्यक्रम की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की आयु और योग्यता, तीसरा है शिक्षकों की संख्या, चौथा है कक्षा के आकार पर। आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा वाला, फिर से छात्रों की आयु और योग्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्व अध्ययन को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पुस्तकालय की स्थापना, प्रेरणादायक व्याख्यान देना, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग, छात्रों को अभ्यास कार्य देना। तो ऑप्शन शुरू होता है समय शुरू होता है आपका अब। 1 2 3 4 5। ठीक है, समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर सी, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग। क्या लिखा हुआ है? स्व अध्ययन को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करते ही वो अपने आप से पढ़ने लगते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। आपको किसी ने प्रेरित नहीं किया है, ठीक है, ना ही मोटिवेट किया है, ना ही आपको किसी ने वर्क दिया है। ये आप खुद ही समझ गए कि जब मेरे मोबाइल में उपलब्ध है तो मैं क्यों ना इसको पढ़ लूँ। चलिए आइए, गुड, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न लिखा हुआ है शिक्षण में गुणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों के अंकों का विश्लेषण, छात्रों की समझ का आकलन, छात्रों को सजा देना, पाठ्यक्रम समाप्त करना। 5 सेकंड आपके पास है। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर है साथियों सबसे बड़ा वाला, बी नंबर, छात्रों की समझ का आकलन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कौन सी विधि छात्रों की समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा देती है? प्रोजेक्ट विधि, रटने की विधि, व्याख्यान विधि, अनुशासनात्मक विधि। तो आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। तो इसका सबसे राइट आंसर है, सबसे बड़ा वाला नहीं होगा। पहला कौन सा है? प्रोजेक्ट विधि, वो होगा। इसका राइट आंसर क्या है? प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा बड़ा वाला सही नहीं होता, ठीक है। ब्लेंडेड लर्निंग, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, में क्या शामिल होते हैं? केवल ऑनलाइन कक्षाएं, केवल ऑफलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, और केवल शैक्षणिक भ्रमण। इसका मैंने ऊपर भी अभी बताया था ना, ब्लेंडेड लर्निंग जब हम पढ़ लेते अधिगम में, वहाँ पर भी ऊपर वाले क्वेश्चन में था ये। चलिए समय शुरू होता है आपका अब। 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर नंबर सी सही है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ब्लेंडेड मतलब होता है मिक्सर, ठीक है, मिक्सर। अब लिखा हुआ है सक्रिय अधिगम के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, समस्या आधारित विधि, अधिगम, रटने की विधि, परीक्षा आधारित शिक्षण। अभी पढ़ करके आए थे आप लोग, यदि याद होगा तो बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? समस्या आधारित अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शिक्षण में वैचारिक स्पष्टता का अर्थ क्या है? शिक्षण में वैचारिक स्पष्टता का अर्थ क्या है? शिक्षकों की सोच का स्तर, दूसरा है छात्रों द्वारा अवधारणाओं को समझना, तीसरा है पाठ्यक्रम की जटिलता, चौथा है परीक्षा की कठिनाई का स्तर। ठीक है, तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए आइए, अब मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। इसका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा वाला, आंसर नंबर बी, छात्रों द्वारा अवधारणाओं को समझना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयुक्त अनुसंसाधन का उद्देश्य क्या है?
लिखा हुआ है कई समस्याओं की पहचान करना, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, केवल सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा वाला आंसर नंबर बी। ठीक है, क्या लिखा है? व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में विकासात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल परीक्षा के अंकों को सुधारना, छात्रों की प्रगति को नियमित रूप से जांचना, छात्रों की गुणवत्ता का निर्धारण, पाठ्यक्रम को संशोधित करना। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्या लिखा हुआ है? कौन सा तरीका समूह शिक्षण के लिए उपयुक्त है? ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान देना, समूह गतिविधियों का आयोजन, रटने की विधि को अपनाना, केवल व्याख्यान देना। 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? समूह गतिविधियों का आयोजन। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, अधिगम की स्थिरता को मापने के लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे प्रभावी है? वार्षिक परीक्षा, फीडबैक आधारित मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। तो एक और ऑप्शन है प्रगति रिपोर्ट। ठीक है, मतलब कि क्या मापना है? अधिगम की स्थिरता को मापने के लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे प्रभावी है? वार्षिक परीक्षा, फीडबैक आधारित मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा या फिर प्रगति रिपोर्ट। 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? राइट आंसर इसका आंसर नंबर बी, फीडबैक आधारित मूल्यांकन। तो नेक्स्ट है सी नंबर 24। क्या लिखा हुआ है? शिक्षण प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये पहले भी पूछा जा चुका है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। छात्रों को प्रतियोगी बनाना, छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को दंडित करना, पाठ्यक्रम को सरल बनाना। इसका आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे, क्या होगा? छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, समग्र शिक्षा में क्या शामिल होता है? केवल शैक्षणिक गतिविधियां, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियां, केवल खेल कूद, केवल परीक्षा तैयारी। तो इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या साथ है? राइट आंसर नंबर बी, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण में अभिप्रेरणा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? छात्रों को पुरस्कार देकर, छात्रों पर अनुशासन लागू करना, शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाना, पाठ्यक्रम की लंबाई कम करना। 5 सेकंड का ऑप्शन टाइम है आपके पास। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो? छात्रों को पुरस्कार देना। यदि उन्हें क्या करना है? थोड़ा सा अभिप्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, तो क्या कर दो? थोड़ा सा गिफ्ट दे दो बस। सीखने के स्तर को पहचानने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? परीक्षा पत्र, कक्षा चर्चा, फीडबैक और प्रतिक्रिया, छात्रों की उपस्थिति। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से आप लोग दीजिए, आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5। तो सबसे बड़ा वाला क्या है? ऑप्शन हमारा फीडबैक और प्रतिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिजाए का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, पिजाए क्या है? दर्शन शास्त्री हैं। किस पर आधारित है? ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? पढ़े होंगे तभी बनेगा। सीखने की अवस्था, शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापन विधियाँ, पाठ्यक्रम का स्वरूप। 5 सेकंड है आप लोगों के पास, आंसर दीजिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसका राइट आंसर है सीखने की अवस्था को विकसित करना। ठीक है, किसका है ये? कौन से? पियाजे का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। लिखा हुआ है शिक्षण की प्रभावशीलता को कैसे मापा जा सकता है? तो ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन और फीडबैक के माध्यम से, शिक्षकों की योग्यता के आधार पर, पाठ्यक्रम की जटिलता के आधार पर, छात्रों की उपस्थिति के आधार पर। तो समय शुरू होता है आपका अब। 1 2 3 4 5।
ठीक है। तो अब मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आंसर नंबर ए, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन, छात्रों के इस प्रदर्शन और फीडबैक के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। शिक्षण में विषय वस्तु का महत्व क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? शिक्षकों को सुविधा प्रदान करना, छात्रों की समझ को बढ़ाना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, पाठ्यक्रम को शीघ्र समाप्त करना। तो दो ऑप्शन तो कट ही जाते हैं, सी और डी। ठीक है, कौन सा बचता है आपके पास? ए और बी। तो चूज़ करिए जल्दी से, कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्रों की समझ को बढ़ाना। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन नंबर पर। न्याय संगत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करना या फिर पुरस्कार देना, और फिर उसके बाद मैं क्या लिखा है, पाठ्यक्रम को नियंत्रित करना, शिक्षकों के प्रयासों को मापना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से टिक करिए। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, शिक्षण में प्रासंगिकता का क्या महत्व है? तो छात्रों की रुचि को बनाए रखना, केवल पाठ्यक्रम को समाप्त करना, शिक्षकों की योग्यता को दर्शाना, एक और ऑप्शन है परीक्षा परिणाम को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। आपके ऑप्शन टाइम है आपका 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। आंसर, राइट आंसर इसका आंसर नंबर ए, छात्रों की रुचि को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न समस्या आधारित अधिगम किस पर केंद्रित होता है? रटने की क्षमता, समस्याओं को हल करने का कौशल, शिक्षकों को निर्देश करना, परीक्षा के अंक बारे। तो आँख मूंद के आप लगा दीजिए कौन सा? आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। सक्रिय शिक्षण के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? छात्रों की सक्रिय भागीदारी, शिक्षकों की तैयारी, और पाठ्यक्रम की लंबाई, परीक्षा के स्वरूप। आँख मूंद करके क्या लगा देंगे? सक्रिय भागीदारी छात्रों की। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं 35। समूह कार्य के दौरान कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? समूह कार्य, ठीक है, ग्रुप वर्क। तो पहला है समूह का आकार, समूह की विविधता, केवल, शिक्षकों का मार्गदर्शन, छात्रों की संख्या। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? समूह की विविधता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास औपचारिक शिक्षा में क्या शामिल है? योजनाबद्ध और संचालित पाठ्यक्रम, छात्रों की स्वायत्तता, केवल खेलकूद, परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर 1, जो देखने में सबसे बड़ा है। ठीक है, योजनाबद्ध और संरचित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्या है प्रश्न, गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने शोध के प्रकार वाले चैप्टर में इसको पढ़ाया हुआ है। अनुभवों और दृष्टिकोणों को समझना, मात्रात्मक डेटा का एकत्र करना, केवल तथ्य प्रस्तुत करना, छात्रों की उपस्थिति रिकॉर्ड करना। तो यदि पढ़े होगे तो आंख मूंद के लगा दोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप लोगों ने आंसर देख लिया ना? तो पहला है, ठीक है, आंसर नंबर ए। गुणात्मक मतलब ये होता है अपने अनुभव, लोगों के विचारों का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, पुनर्निवेश का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षण विधियों को अद्यतन करने के लिए, पाठ्यक्रम को दोहराने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है, तो 5 सेकंड है आप लोगों के पास। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, शिक्षण विधियों को अद्यतन करने के लिए। 39 नंबर है, शिक्षण में अंत विषय दृष्टिकोण का क्या लाभ है? विभिन्न प्रश्नों के बीच संबंध स्थापित करना, पाठ्यक्रम को जटिलता बढ़ाना, केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षकों की भूमिका सीमित करना। आपके पास समय है 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ये रहा आंसर नंबर ए। ठीक है, विभिन्न विषयों की
के बीच संबंध स्थापित करना। चलिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फिर से आ गया है, तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सबसे उच्च स्तर, अरे तो हम अभी देख के आए थे ना, ठीक है, याद होगा तो आप लोग लगा देंगे। इसका आंसर कौन सा होगा बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रश्न अभिप्रेरणा के द्विघटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स वेबर ने, फैडब्रिक, हर्ज़बर्ग ने, ब्लूम ने या फिर थॉर्नडाइक ने? ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। अभिप्रेरणा के द्विघ सिद्धांत को यदि पढ़े होंगे तभी बनेगा आपसे, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। क्योंकि सबसे ज़्यादा नाम किसका सुनने में आता है, यहाँ पे लोग इसी हिसाब से लगा देते हैं ना, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का। ब्लूम्स ने तो आपको पता ही है 6 प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ब्लूम्स ने 5 प्रकार का दिया है यार, सॉरी। नेक्स्ट क्या है? प्रायोगिक अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? छात्रों की रचनात्मकता का विकास करना, छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान बढ़ाना, परीक्षा परिणाम सुधारना, शिक्षकों की भूमिका को आसान बनाना। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है साथियों, छात्रों की रचनात्मकता का विकास करना, ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, समूह चर्चा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? चर्चा का मार्गदर्शन करना, चर्चा को नियंत्रित करना, निष्क्रिय पर्यवेक्षक बनना, केवल परिणाम पर ध्यान देना। तो आई होप इन सब का टिका आपने लगा ही लिया होगा, लेकिन ध्यान से लगाइएगा। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो और इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, चर्चा को नियंत्रित करना, ठीक है। मार्गदर्शन करना तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसको नियंत्रित करना, किस दिशा में जा रहा है उस पर ध्यान देना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। बच्चों के गलत इंस्ट्रक्शंस को क्या करना? सही करना, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। समन्वित शिक्षा में किस पर ध्यान दिया जाता है? केवल शैक्षणिक विकास पर, शैक्षणिक और सामाजिक विकास दोनों पर, केवल खेलकूद पर, केवल परीक्षा में सफल होने पर? तो आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा राइट आंसर? शैक्षणिक और सामाजिक विकास दोनों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण में मुख्य अंतर क्या है? पहला है मूल्यांकन केवल डेटा संग्रह है, दूसरा है मूल्यांकन निर्धारण केवल परीक्षण प्रक्रिया है, तीसरा है मूल्यांकन में निर्णय शामिल होता है, मूल्य निर्धारण में कौशल विकास होता है, ठीक है। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त होता है। अब इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, मूल्यांकन में निर्णय शामिल होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सही कौन सा है? यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? शिक्षण में संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? फिर से आ गया एलिमेंट, है ना। संचार का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है? तो ऑप्शन है शिक्षकों का अनुभव, संदेश की स्पष्टता, छात्रों की संख्या, समय प्रबंधन, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, समय शुरू होता है आपका अब। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, संदेश की स्पष्टता, क्योंकि संचार है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षण लक्ष्य निर्धारित करते समय किसे प्राथमिकता दी जाती है? छात्रों की रुचि, पाठ्यक्रमता की जटिलता, परीक्षा का स्वरूप, शिक्षकों की सुविधा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। इसमें तो आप लोग बिल्कुल हिचकिचाएं ही नहीं, सबसे बन गया होगा, है ना। चलिए आइए, नेक्स्ट क्या है? प्रश्नकार अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है?
कार्य अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? कठोर और अनुशासित, लचीला और सहयोगी, केवल औपचारिक, केवल अनौपचारिक। तो इसको भी आप लोगों ने बता ही दिया होगा, आई होप, क्योंकि आप लोग इतने स्मार्ट तो हो ही गए हैं पढ़ते पढ़ते। लचीला और सहयोगी, बाकी सब तो गलत ही हैं। लिखिए नेक्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट है, निर्देशात्मक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम को तेज़ी से पूरा करना, शिक्षण को संरचित और प्रभावी बनाना, शिक्षकों की भूमिका कम करना, छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, शिक्षण को संरचित और प्रभावी बनाना। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, वैकल्पिक शिक्षण विधियां किस उद्देश्य के लिए अपनाई जाती हैं? छात्र, पहला है ऑप्शन आपका छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, छात्र शिक्षकों की सुविधा बढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए, और लास्ट ऑप्शन है आपका परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। तो वही ट्रिक जो अभी तक लग करके आई है, कौन सा, जो सबसे बड़ा ऑप्शन जी को उसी में टिक कर दो, वही राइट आंसर होगा। तो आंसर नंबर है इसका सही है, छात्रों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ही। आप सब लोग नोट्स में इस क्वेश्चन को ऐड कर लीजिएगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिए, मैं आपको PDF आप अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग इसको लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा।